Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh from BCBI department, and today we are continuing with our module 4 part 2, and the topic name is Central Bank in Other Countries. So let's start. We start with our introduction part. The central banks plays a vital role in the economic development of their nation, which means किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक का जो मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस को इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. इवन ये इनका जो रिलेशंस होता है इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हमें देखने को मिलता है, विच इंक्लूड IMF, विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन वर्ल्ड बैंक एंड द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. Even this help them for a variety of purposes like addressing balance of payment problem, exchange rate fluctuations, establishing system in the financial markets, regulating the inflow and outflow of capital, etc. Which generally means हर तरीके के जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उन्हें ये प्रॉपरली एड्रेस करते हैं. साथ ही एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेन करेंसी एज वेल एज डोमेस्टिक करेंसी, साथ ही मार्केट में होने वाले चेंजेस जो कि फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, तो इनमें भी इनका रोल देखने को मिलता है. देन वी टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशन देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज ADB, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज IMF, थर्ड वन इज वर्ल्ड बैंक, एंड एट द एंड इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट विच वी कैन कंसीडर विच इज BIS. तो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन चारों कंपोनेंट को, ये चार इंस्टीट्यूशन को हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. द एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में. इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक रीजनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है. इसका जो एम है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पूरे के पूरे एंटायर एशिया में. एट प्रेजेंट इसके 67 मेंबर्स हैं, of which 48 are from Asia and the Pacific regions में हमें 19 देखने को मिलते हैं. If we talk about the structure of this ADB, it is an apex body, is the board of governors consisting one representative of each nation, which means जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 67 मेंबर्स हैं, तो हर कंट्रीज के एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. साथ ही द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग 12 डायरेक्टर्स, इसमें 12 डायरेक्टर्स इसमें होते हैं. ऑल द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, जो लोन्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंस है, ये इस ADB के जो प्रेसिडेंट है वो उसे संभालते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, किसको किस लिए बनाया गया है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज डिफाइंड एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये बनाया इसलिए गया कि सोशल डेवलपमेंट कर सके, और इसका जो कमिटमेंट है वो है टुवर्ड्स एशिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड पैसिफिक में भी, और अचीव करना है प्रॉस्परस और सस्टेनेबल एशिया बनाना है, और इवन पैसिफिक को भी सस्टेनेबल बनाना है. एंड ये एम करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन. जितने भी जो कंट्रीज है इस पर्टिकुलर ADB के अंदर में, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन बना करके रखे रीजनल, वो इनका ऑब्जेक्टिव है. इवन टू अचीव इट्स एम, इट्स प्रोवाइड लोन्स. ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन बनी रहे. साथ ही इक्विटी कैपिटल रेज करते हैं, ग्रांट करते हैं, और इवन टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. देन द नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ ऑपरेशन. इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है. सो बेसिकली ADB फोकस ऑन 5 इंपॉर्टेंट एरियाज विच इज एजुकेशन, एनवायरमेंट, फाइनेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन. इवन मेंबर कंट्रीज गेट द असिस्टेंस. जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये असिस्टेंस मिलता है, एंड ADB असिस्ट करती है प्राइवेट सेक्टर्स को through the equity capital investment as well as loans. And जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इंटरेक्ट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन विद द ADB, क्योंकि इन्हें पता है कि ADB की हेल्प के साथ वो अपने इकोनॉमी को, अपने GDP को ग्रोथ कर सकते हैं. एंड इवन ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम असिस्टेंस फ्रॉम द बैंक फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम असिस्टेंस भी प्रोवाइड लेते हैं बैंक के द्वारा, जिससे कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके. Then we move to our second institution which is International Monetary Fund. So basically ये स्टार्ट किया गया था 1944 में in the conference which is held on USA, जहाँ पर ब्रेटन वुड्स करके एक कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पर 1944 में इसको स्टार्ट किया गया. इनका जो मेन एम क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. And efficient international monetary system was considered as a prerequisite
टू प्रमोट एंड रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मेजर फोकस क्या है? पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना एक प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड। हेंस जो आईएमएफ है एग्जिस्टेंस हुआ था 1944 में, तो उस 1944 में उसके अकॉर्डिंग, बट जो ऑपरेशन हुआ है वो हमारा हुआ 1947 में। इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, इट्स एंश्योर द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये एंश्योर करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है मार्केट में प्रॉपर तरीके से बने रहे। इवन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज टू ओवरकम शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम। इफ एनी कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब नेगेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में द आईएमएफ हेल्प दोज मेंबर कंट्रीज टू गेट to the overcome of this particular situation. Then third, promoting international monetary cooperation. ये मॉनिटरी कोऑपरेशन भी करते हैं जिसके कारण मार्केट में जो कंट्रीज है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। इवन असिस्टिंग द मेंबर नेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। जितनी भी कंट्रीज है जो कि मेंबर्स कंट्रीज होती हैं, उनके वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए भी यहाँ पर जो आईएमएफ है वो अपना रोल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग फंड्स टू द मेंबर टू करेक्ट एडवर्स बीओपी पोजीशंस। जस्ट लाइक डिसइक्विलिब्रियम जैसे वो सॉर्ट आउट करता है, उसी तरीके से अगर एडवर्स बीओपी है तो उस पोजीशन को भी ये सॉल्व करते हैं। न्यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस तरीके से ये सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। सो फर्स्ट थिंग इज कंसेशनल लोन्स टू लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी लो इनकम डेवलपिंग नेशंस हैं उनके स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इवन दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेबिलाइज द करेंसी एज वेल, देन टू मीट द शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। किसी भी कंट्री में अगर शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उस शॉर्टफॉल को भी ये क्रिएट करते हैं और दे कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। देन टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड एनहांस ग्रोथ रेट। इवन पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जिसके कारण डेवलपिंग नेशन में जो भी पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम होती जाए। एंड एट द एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू मीट द सेवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड साथ ही फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। क्योंकि हर देश में विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस को सॉल्व करने के लिए, फिर स्टेबल करने के लिए आईएमएफ अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इवन दे ऑल्सो गिव सर्टेन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसके अंदर में इंटरनेशनल रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है, विच इज जनरली इज अ पेपर गोल्ड, वी कैन से दैट। मेंबर कंट्रीज को हम अलॉट करते हैं एचडीआर अकॉर्डिंग टू देयर कोटा। हर पर्टिकुलर मेंबर कंट्री को एक पर्टिकुलर कोटा दिया गया है, उसी कोटा के अकॉर्डिंगली ही इस एचडीआर को इशू किया जाता है। इट इज नॉट लिंक्ड टू एनी करेंसी और गोल्ड, इट इज नॉट लाइक एनी अदर करेंसी, बट इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। इट इज यूज्ड बाय मेंबर कंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शंस करने के लिए इस एचडीआर का इस्तेमाल किया जाता है। इवन दे सीक गाइडेंस फ्रॉम द फंड टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि किसी भी कंट्री में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर क्राइसिस है तो ऐसे में आईएमएफ उन्हें हेल्प कर सके। साथ ही द इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद द फंड हेल्प सेंट्रल बैंक इन फेसिंग मेनी चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हाउ टू टैकल देम, यहाँ पर आईएमएफ अपना रोल प्ले करती है। देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन विच इज वर्ल्ड बैंक। जस्ट लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को भी 1944 के कॉन्फ्रेंस में के द्वारा ही बनाया गया था। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट करने के लिए इसे बनाया गया है। It consists five institutions, namely International Bank for Reconstruction and Development, which is we call as IBRD. Second thing is International Development Association, which is IDA. International Finance Corporation, which is IFC. Multilateral Investment Guarantee Act Agency, which we can say the MIGA. The last one is International Center for Settlement of Investment Disputes, which we can say that ICSID. ये जितने भी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे के सारे एक साथ काम करते हैं टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ रिडक्शन इन द पॉवर्टी। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये पांचों इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के साथ काम करते हैं। व्हाइल द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल द 5 इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक सच रेफर्स टू एज IBRD as well as IDA. Then we move to our next institution, which is International Bank for Reconstruction and Development. IBRD came into existence in 1945. To become a member of IBRD, membership of IMF is compulsory.
हमें IBRD का अगर मेंबर बनना है तो हमें IMF की मेंबरशिप कंपलसरी होनी चाहिए। इवन मेंबर्स कंट्री कंट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूट द कैपिटल ऑफ IBRD। जितने भी जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो कंट्रीब्यूशन करती हैं इन द कैपिटल ऑफ IBRD। ये इसके साथ साथ ये मार्केट में फंड भी रेज करते हैं इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एट अ रीजनेबल कॉस्ट। कि जब भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते भी हैं तो इनका जो कॉस्ट होता है वो रीजनेबल होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड IBRD मार्केट में बनाया इसलिए गया है कि पुअर कंट्रीज को ये हेल्प कर सके, जिससे कि उन कंट्रीज में जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होते जाए। Then the bank has provide financial or substantial assistance to many developing countries to eliminate poverty। पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए और साथ ही साथ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए IBRD अपना रोल प्ले करता है। साथ ही द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो कोलैबोरेट करते हैं विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज NGOs एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। And in the main purpose, the main purpose is assisting the member nation in reconstruction and development। किसी भी कंट्री को अगर अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो ऐसे में IBRD इन्हें असिस्ट करती है, साथ ही इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है टू गेट द ग्रोथ इन अ फार बेटर वे। Similarly, promoting international trade, maintaining equilibrium in BOP as well as improving productivity of labor। तो बेसिकली अगर हम बात करें हर एक सेक्टर में इनको बढ़ाने के लिए IBRD अपना जो रोल है वो निभाती है। साथ ही इनके कुछ लैंडिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लैंडिंग। द बैंक एक्सटेंड असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कंट्रीज में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं, जिसके द्वारा BOP में प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव तरीके से उस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए इस लैंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट क्रेडिट, न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इंट्रोड्यूस बाय द बैंक, जहां पर बैंक इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करती है तो ऐसे में दे हेल्प द बोरोइंग नेशन टू एनहांस द फ्लो ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड सस्टेन इट। उन बोरोइंग नेशंस को उनके फंड को जो वो रेज कर रहे हैं उन फंड को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए भी यहाँ पर IBRD अपना रोल प्ले करती है। एंड साथ ही अवर लास्ट प्रोग्राम इज स्पेशल एक्शन प्रोग्राम। Assistance is provided to enable the member nation to face the challenge of global recession। Just like 2008 जहाँ पर ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला था, उसी तरीके से जब भी फ्यूचर में कोई भी जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो ऐसे रिसेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए IBRD अपना रोल प्ले करती है, जहाँ पर वो फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करती हैं उन नेशंस को जिनके कंट्रीज में रिसेशन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशन है इसे बनाया गया था 17 मई 1930 इन बेसल, स्विट्जरलैंड। इट इज इंडीड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम कह सकते हैं। इट सर्व एज अ गाइड फॉर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को एज अ गाइड की तरह इसे हेल्प करते हैं एंड साथ ही प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल कोऑपरेशन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इट कंसिस्ट 3 मेन ऑर्गन्स, नेमली जनरल सेक्रेटेरिएट, मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एंड द बैंकिंग डिपार्टमेंट। देन इट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो स्ट्रक्चर की हमने बात की तो इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वी नीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड साथ ही सम स्टाफ। सो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 17 मेंबर्स होते हैं एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड इनका जो टेन्योर होता है वो होता है जनरली 3 years। द बोर्ड मीट्स एटलीस्ट 6 times इन अ ईयर। एक साल के अंतर्गत में वो 6 बार मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या डिसीजंस को लेना है। द BIS enjoy privileges and immunities like any other financial institutions established in Switzerland। जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, उसी तरीके से BIS को भी प्रिविलेज दिया गया है कि वो हर तरीके से अपनी डिसीजंस को, अपने प्रिविलेज को एंजॉय कर सके। Then we talk about the role and function of BIS. So the first role is Forum for Cooperation and Information Exchange। ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है सेंट्रल बैंक को कि जहां पर ये एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट कर सके। एंड साथ ही रेगुलर मीटिंग ऑफ गवर्नर्स, हर देश में जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं उनके साथ इनकी मीटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। एंड ये हेल्प करते हैं उन्हें टू गेट असिस्टेंस एज वेल एज
फाइनेंशियल क्राइसिस में वो किस तरीके से स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर सके। साथ ही दे प्रमोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू इट्स रिसर्च एक्टिविटीज बाय द BIS। ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। अ क्लासिक एग्जांपल इज द बेसल कमिटी रिकमेंडेशन फॉर बैंकिंग सुपरविजन, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो बेसल कमेटी है जहां पर सुपरविजन की बात होती है, ये हर एक सेंट्रल बैंक यूनिवर्सली फॉलो करते हैं। देन थर्ड वन इज ट्रेडिशनल फंक्शन। सेंट्रल बैंक ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी अकाउंट्स BIS के पास है। इट मैनेज द रिजर्व्स एज वेल एज गोल्ड ट्रांजैक्शंस, विच मीन्स ये हर सेंट्रल बैंक जिनकी अकाउंट BIS में ऑलरेडी है, तो उन कंट्रीज के रिजर्व्स को और गोल्ड को ये मैनेज करते हैं। साथ ही दे एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज ट्रस्टी in various occasions. The last one is research and publication. The bank conduct valuable research activities on its own. जहाँ पर जो बैंक है अपने जो valuable activities है वो खुद own करती है, and also on the behalf of central bank as well. It provide ample of information to the central bank, जिसके द्वारा वो अपने कंट्री में पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और साथ ही अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस सेशन में we have covered various international institutions in which we had covered ADB, World Bank, IMF, IBRD as well as BIS. So students, our module 4 has been completed. In our next session we start with our module 5. Thank you.